Now, coming to our next discussion, that is time response analysis of second order system. तो जिस तरह से हम लोगों ने टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पॉइंट वाइज देखा था, इसी तरह हम लोग सेकंड ऑर्डर सिस्टम भी पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है बेसिक प्रोटोटाइप ऑफ सेकंड ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम। तो आपका जो सेकंड ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम है उसका आपको बेसिक प्रोटोटाइप कुछ इस तरह से मिलेगा। दिस इज़ माय इनपुट, दिस इज़ माय आउटपुट, और इस ओपन लूप सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है दैट इज़ ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस इंटू एस प्लस 2 ज़ीटा ओमेगा एन, ठीक है। तो देखो हम लोग को जो इस ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन मिल रहा है वो हम लोग को मिल रहा है सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस, एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस इंटू एस प्लस 2 ज़ीटा ओमेगा एन। ज़ीटा को हम लोग कहते हैं डैम्पिंग रेशियो विच इज़ ए यूनिटलेस क्वांटिटी, और ओमेगा एन को हम लोग कहते हैं अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जीटा क्या है, ये ओमेगा एन क्या है, ये सब तो अभी हम लोग बहुत ही डिटेल्स में देखेंगे। फिलहाल तो हम लोग अपने बेसिक प्रोटोटाइप ऑफ सेकेंड ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम से कंफर्टेबल हो रहे थे, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बेसिक प्रोटोटाइप ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम विथ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। तो देखो ये हम लोगों का बेसिक प्रोटोटाइप है ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम विथ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। यह है बेसिक प्रोटोटाइप ऑफ स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम विथ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। अब इस सिस्टम का अगर हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहें, ठीक है, तो वो हम लोग को मिलेगा ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 2 ज़ीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दैट इज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकेंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम विथ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। वो हम लोग को मिलता है ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 2 ज़ीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट डिस्कशन, दैट इज इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम विथ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। तो देखो ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम है विथ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। अब इस क्लोज लूप सिस्टम में अगर हम लोग अपने इनपुट पे एक इम्पल्स सिग्नल अप्लाई करते हैं तो हम लोग को आउटपुट दैट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स कितना मिलेगा, चलो वो देखते हैं। तो देखो मेरा जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस, वो हम लोग को मिल जाएगा दिस ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 2 ज़ीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब देखो इनपुट में हम लोगों ने इम्पल्स सिग्नल अप्लाई किया था, इसलिए हम लोग को आर ऑफ एस मिल जाएगा 1। दैट इज मेरा जो इम्पल्स रेस्पॉन्स है इन एस डोमेन वो हम लोग को मिल जाएगा सी ऑफ एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 2 ज़ीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। और इम्पल्स रेस्पॉन्स इन टाइम डोमेन, इम्पल्स रेस्पॉन्स इन टाइम डोमेन ये हम लोग को मिल जाएगा ओमेगा एन बाई रूट 1 माइनस ज़ीटा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस ज़ीटा ओमेगा एन टी इंटू साइन ओमेगा एन रूट 1 माइनस ज़ीटा स्क्वायर टी, ठीक है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब चलो हम लोग अपने इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को और फर्दर डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस डिस्कशन को हम लोग केस वाइज लेकर चलेंगे। जैसे मेरा पहला केस क्या है, मेरा पहला केस है व्हेन ज़ीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज डैम्पिंग रेशियो इज इक्वल टू 0, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो देखो मेरा C ऑफ S क्या मिला था, C ऑफ S था ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 2 ज़ीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है।
अब अगर हम लोग यहाँ पे जीटा को 0 पुट कर दे तो हम लोग को सी ऑफ एस क्या मिल जाएगा, वी विल गेट एज ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, अब सी ऑफ एस को हम लोग अगर टाइम डोमेन में ले तो हम लोग को देखो सी ऑफ टी क्या मिल जाएगा, सी ऑफ टी विल बी इक्वल टू ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी। ठीक है, अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि यार आप लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल्स बताओ व्हेन जीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो देखो लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल्स मेरा यहाँ से आ जाएगा, सी ऑफ एस से आ जाएगा, और ये हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग को दो क्लोज लूप पोल्स मिल रहे हैं विच इज इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा एन। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग अपने क्लोज लूप पोल्स को अपने एस प्लेन में प्लॉट करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मेरे क्लोज लूप पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मेरा जीटा 0 है, दैट इज इन केस ऑफ अनडैम्ड ऑसिलेशंस, हम लोगों का जो क्लोज लूप पोल्स है वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है। और हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर मेरा क्लोज लूप पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा तो मेरा सिस्टम क्या होगा, माय सिस्टम विल बी मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो, अब अगर हम लोग अपने सी ऑफ टी को प्लॉट करें, ठीक है, अगर हम लोग सी ऑफ टी को प्लॉट करें तो देखो हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग को एक सिनुसॉइडल सिग्नल मिल रहा है विच इज ऑसिलेटिंग बिटवीन ओमेगा एन एंड माइनस ओमेगा एन। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि देखो हम लोग को जो ऑसिलेशंस मिल रहा है ये हम लोग को एक तरह से एक कांस्टेंट ऑसिलेशंस मिल रहा है या फिर अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस मिल रहा है। मींस इस ऑसिलेशन में आपको कोई डैम्पिंग नहीं मिल रहा है, ये हम लोग को एक तरह से अनडैम्प्ड ऑसिलेशन या कांस्टेंट ऑसिलेशंस मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड करेंगे कि अगर मेरा जीटा इज इक्वल टू 0 है तो हम लोगों को अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस या फिर कांस्टेंट ऑसिलेशंस मिलता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें टाइम कांस्टेंट ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, तो मेरा टाइम कांस्टेंट क्या होता है, 1/mod ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल। तो देखो यहाँ पे मेरा जो क्लोज लूप पोल्स है वो तो मेरे इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और रियल पार्ट मेरा 0 है, तो यहाँ से हम लोग को टाइम कांस्टेंट मिल गया इन्फिनिटी। इट मीन्स कि हम लोग ये कह सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन इज इन्फिनिटी। तो अब अगर आप ये बोलो कि सर अगर हम लोग केस 1 का बात करें दैट इज जीटा इज इक्वल टू 0, तो हम लोग को कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए। तो देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट पता होना चाहिए कि अगर मेरा जीटा 0 है तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आपका जीटा 0 है तो मेरे जो क्लोज लूप पोल्स है वो लाई करेंगे ऑन इमेजिनरी एक्सिस दैट इज एट प्लस माइनस जे ओमेगा एन। ठीक है, और अगर मेरे क्लोज लूप पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो हम लोग का जो सिस्टम होगा वो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको जीटा 0 मिल रहा है तो ये तो हम लोग देख ही रखे हैं कि अगर जीटा 0 है तो हम लोग को अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिलेगा या कांस्टेंट ऑसिलेशंस मिलेगा, ये तो हम लोग को पता ही है। और जो फाइनल पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो ये है कि फॉर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मेरा जो टाइम कांस्टेंट है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब चलो हम लोग केस 2 में आते हैं, दैट इज इन दिस केस वैल्यू ऑफ जीटा इज लाइन बिटवीन 0 एंड 1, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो देखो अगर मेरा जीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो मेरा सी ऑफ एस तो हम लोग को यही मिलने वाला है, ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। सी ऑफ टी अगर निकाले तो ये हम लोग ऑलरेडी देख रखे हैं, ये हम लोग को ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, अब देखो इस केस में अगर हम लोग लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल्स निकालना चाहे तो देखो वो हम लोग को सी ऑफ एस से मिलेगा और ये हम लोग को मिल रहा है माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
कि आपको लोकेशन ऑफ पोल्स फॉर अंडर डैम्ड ऑसिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम लोग अपने क्लोज लूप पोल्स को एस प्लेन में प्लॉट करें तो देखो हम लोग को क्लोज लूप पोल्स कहाँ मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है। इट मीन्स कि यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मेरा जीटा 0 से 1 के बीच में लाई करे, दैट इज इन केस ऑफ अंडर डैम्ड ऑसिलेशन, मेरा जो क्लोज लूप पोल्स है इट इज लाइन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन एज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स। देखो यहाँ पे मेरा जो क्लोज लूप पोल्स है इट इज लाइन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन एज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स। और ये हम लोगों ने देखा है कि अगर मेरे क्लोज लूप पोल्स LHS ऑफ एस प्लेन पे लाई करता है तो मेरा सिस्टम हमेशा स्टेबल होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान देना है कि देखो यहाँ पे मेरा क्लोज लूप पोल्स देखो कहाँ लाई कर रहा है, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। देखो ये जो हम लोग का ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर है इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बाई ओमेगा डी। देखो मेरा ओमेगा डी क्या है, ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। देखो मेरा ओमेगा एन हम लोगों ने क्या डिनोट किया था, ओमेगा एन इज माई अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ओमेगा एन इज अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और जो मेरा ओमेगा डी है इट इज डैम्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। इट मीन्स कि अब यहाँ तक हम लोगों ने 3 नोमेनक्लेचर देख लिया है। मेरा जो जीटा है इट इज डैम्पिंग रेशियो, ओमेगा एन इज अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड ओमेगा डी इज डैम्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग अपने C ऑफ t को प्लॉट करें तो देखो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आएगा कि जब मेरा जीटा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग अंडर डैम्ड ऑसिलेशन या डैम्ड ऑसिलेशन क्यों कह रहे हैं। देखो यहाँ पे जो मेरा ऑसिलेशन है ये डैम्ड है। इट मीन्स विथ टाइम मेरा ऑसिलेशन डाई आउट हो रहा है, विथ टाइम मेरा ऑसिलेशन डाई आउट हो रहा है। लेकिन वही जो हम लोगों ने अनडैम्ड में देखा था तो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि हम लोग को एक कंटिन्यूस ऑसिलेशंस मिल रहा था जो मेरा डाई आउट या फिर रिड्यूस नहीं हो रहा था। लेकिन अगर मेरा जीटा 0 से 1 के बीच में है तो हम लोग को एक डैम्ड ऑसिलेशन या फिर अंडर डैम्ड ऑसिलेशन मिलेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now coming to the next point that is time constant of under damped oscillation। तो देखो मेरा टाउ क्या हो जाता है, इट इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ क्लोज लूप पोल्स। तो देखो यहाँ पे मेरा जो रियल पार्ट ऑफ क्लोज लूप पोल है वो क्या हो जाएगा, माइनस जीटा ओमेगा एन, इसका मॉड ले लेंगे तो मेरा जो टाइम कांस्टेंट है इट इज इक्वल टू 1 बाई जीटा ओमेगा एन, 1 बाई जीटा ओमेगा एन, ठीक है। तो अगर हम लोग केस 2 का बात करें कि केस 2 में हम लोग को क्या क्या चीज़ याद रखना है, तो ये अगर मेरा जीटा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो इस कंडीशन को हम लोग अंडर डैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अंडर डैम्ड ऑसिलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि मेरा जो ऑसिलेशन है वो विद टाइम डाई आउट हो जाता है, ठीक है। एक पॉइंट ये आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि फॉर अंडर डैम्ड ऑसिलेशन मेरा क्लोज लूप पोल्स हमेशा LHS ऑफ एस प्लेन पे लाई करता है एज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स एंड सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है रिगार्डिंग टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट ऑफ अंडर डैम्ड ऑसिलेशन इज इक्वल टू 1 बाई जीटा ओमेगा एन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब चलो अपने नेक्स्ट केस में चलते हैं, दैट इज केस 3। केस 3 में मेरा जीटा का वैल्यू है इक्वल टू 1, जीटा इज इक्वल टू 1 और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्रिटिकली डैम्ड ऑसिलेशन और क्रिटिकल डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो देखो अगर जीटा इज इक्वल टू 1 है तो हम लोग को C ऑफ S मिल जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस प्लस ओमेगा एन होल स्क्वायर। अब C ऑफ S को अगर हम लोग C ऑफ t में कन्वर्ट करें तो हम लोग को ये मिल जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर इंटू टी इंटू ई टू दी पावर माइनस ओमेगा एन टी,
ठीक है। अब अगर हम लोग लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल्स का बात करें तो देखो हम लोगों को दो क्लोज लूप पोल्स मिलेंगे एट द सेम लोकेशन, दैट इज हम लोगों को रिपीटेड रूट्स मिलेंगे एट माइनस ओमेगा एन। देखो माइनस ओमेगा एन में हम लोगों को दो रूट्स मिल रहे हैं या फिर रिपीटेड रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग क्लोज लूप पोल्स को प्लॉट करें ऑन एस प्लेन तो देखो माइनस ओमेगा एन हम लोगों को दो रिपीटेड रूट्स मिल रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मेरा जीटा इज इक्वल टू 1 है, दैट इज इन केस ऑफ क्रिटिकल डैम्ड ऑसिलेशन, मेरे क्लोज लूप पोल्स लाइज ऑन LHS of S plane as repeated roots and my system is stable, ठीक है। मेरे रूट्स LHS पे लाई कर रहे हैं एज रिपीटेड रूट्स, तो मेरा सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग अपने C ऑफ T को प्लॉट करें तो देखो हम लोग को कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा, ठीक है। हम लोग को कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। इस तरह से ग्राफ क्यों मिल रहा है? क्योंकि मेरा C ऑफ T क्या है, हम लोग T को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हम लोग को ये एक तरह से एक स्टेबल ग्राफ मिलेगा या स्टेबल सिग्नल मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग टाइम कांस्टेंट ऑफ क्रिटिकली डैम्ड ऑसिलेशन का बात करें तो देखो हम लोग को टाउ क्या मिल जाएगा, 1/ओमेगा n, ठीक है। तो अब इस केस में भी अगर हम लोग को ये देखना है कि कौन कौन से मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो ये है, अगर जीटा 1 है तो हम लोग अपने कंडीशन को कहते हैं क्रिटिकल डैम्ड ऑसिलेशन। उस केस में मेरे लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल्स क्या है, रिपीटेड रूट्स मिल रहे हैं एट माइनस ओमेगा एन, ठीक है। और मेरा सिस्टम स्टेबल है क्योंकि मेरे क्लोज लूप पोल्स LHS ऑफ एस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। और मेरा जो टाइम कांस्टेंट ऑफ सिस्टम है वो हम लोग को मिल जाएगा 1/ओमेगा एन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट केस, दैट इज केस 4। केस 4 में अगर मेरा जीटा इज ग्रेटर देन 1 तो उस केस में हम लोग कहेंगे अपने सिस्टम को कहेंगे दैट माय सिस्टम इज केस 4 में क्या है, जीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ओवर डैम्ड ऑसिलेशन। जीटा ग्रेटर देन 1 को हम लोग कहते हैं ओवर डैम्ड ऑसिलेशन। तो देखो C ऑफ S तो मेरा यही है, ठीक है। तो इस केस में मेरा जो लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल्स होगा, इस केस में मेरा जो लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल्स होगा दैट वी विल गेट एज माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। देखो ओवर डैम्ड ऑसिलेशन के केस में जो हम लोग को लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल्स मिल रहा है एंड अंडर डैम्ड ऑसिलेशन के केस में हम लोगों को जो क्लोज लूप पोल्स मिल रहा था, दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, दोनों में डिफरेंस है। देखो ओवर डैम्ड के केस में हम लोग को मिल रहा है माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, और वहीं मेरा जो अंडर डैम्ड वाला था, देखो अंडर डैम्ड में हम लोग को क्या मिल रहा था, अंडर डैम्ड में हम लोग को मिल रहा था माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। अंडर डैम्ड में हम लोग को क्या मिल रहा था, हम लोग को एक तरह से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स मिल रहा था, हम लोग को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स मिल रहा था। लेकिन अगर हम लोग ओवर डैम्ड के बारे में बात करें तो देखो हम लोग को ओवर डैम्ड के केस में हम लोग को क्या मिल रहा है, मेरे जो क्लोज लूप पोल्स है वो LHS ऑफ एस प्लेन में लाई कर रहे हैं एज अनइक्वल रियल रूट्स। देखो हम लोग के यहाँ जो दो रूट्स है, दोनों रूट्स मेरे LHS ऑफ एस प्लेन में लाई कर रहे हैं और ये दोनों रूट्स मेरे रियल रूट्स है एंड अनइक्वल रूट्स है। वी आर गेटिंग अनइक्वल रियल रूट्स, ठीक है। अंडर डैम्ड के केस में हम लोग को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स मिल रहे थे, लेकिन ओवर डैम्ड के केस में हम लोग को अनइक्वल रियल रूट्स मिल रहे हैं। और जो कि मेरा जो क्लोज लूप पोल्स है वो LHS ऑफ एस प्लेन में लाई कर रहा है, इसलिए हम लोग अपने सिस्टम को एक स्टेबल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो अगर ओवर डैम्ड ऑसिलेशन के केस में हम लोगों को C ऑफ S से C ऑफ T निकालना है तो देखो वो कैसे निकालेंगे। देखो C ऑफ S को क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर क्या था, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। हम लोगों को दो क्लोज लूप पोल्स मिल रहे थे दिस, तो अब हम लोग अपने इसको ना क्लोज लूप पोल्स के फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया है इस तरह से, ठीक है। ये दोनों मेरे क्लोज लूप पोल्स आ गए।
अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ पे हम लोग डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। इस दो देखो इस केस में देखो हम लोग को एक रूट यहाँ मिला, एक रूट यहाँ मिला। अब देखो इस दोनों में से अगर आपसे पूछे कि यार ये बताओ कि मेरे डोमिनेंट पोल कौन है, तो आप बोलोगे कि जो मेरा पोल नियर टू ओरिजिन है वो मेरा डोमिनेंट पोल है। इट मीन्स कि दिस इज माई डोमिनेंट पोल। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा इनसिग्निफिकेंट पोल है उसे हम लोग इग्नोर करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले सी ऑफ एस को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लाए, और अगर हम लोग अपने इनसिग्निफिकेंट पोल को रिमूव कर दिए तो देखो हम लोग को सी ऑफ एस कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के सी ऑफ टी निकालें तो ये हम लोग को मिल रहा है जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब देखो यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इन केस ऑफ ओवर डैम्ड ऑसिलेशन हम लोग का देखो जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। यहाँ पे दो पोल्स थे लेकिन डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट लगा के हम लोगों ने एक पोल को हटा दिया, तो सेकेंड ऑर्डर से हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम मिल रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो सी ऑफ टी को अगर हम लोग प्लॉट करें तो हम लोग को एक तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। क्यों मिल रहा है? क्योंकि सी ऑफ टी का एक्सप्रेशन ही मेरा एक तरह से डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग टाइम कांस्टेंट निकालना चाहे, टाइम कांस्टेंट ऑफ ओवर डैम्ड ऑसिलेशन, तो देखो हम लोग ये हम लोग का डोमिनेंट पोल है तो इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग को टाइम कांस्टेंट मिलेगा। तो हम लोग का टाइम कांस्टेंट हो जाएगा 1 बाई जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अब देखो ओवर डैम्ड के केस में अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है तो वो ये है कि जीटा इज इक्वल टू 1 को हम लोग कहते हैं ओवर डैम्ड ऑसिलेशन। उस केस में मेरे लोकेशन ऑफ पोल्स ये हो गए, हम लोग को अनइक्वल रियल रूट्स मिल रहे हैं, हम लोग को अनइक्वल रियल रूट्स मिल रहे हैं और सिस्टम मेरा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने ये देखा कि ओवर डैम्ड के केस में हम लोग का सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज गेटिंग कन्वर्टेड टू फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। और सी ऑफ टी ये है, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। और फिर हम लोगों ने टाइम कांस्टेंट ऑफ ओवर डैम्ड ऑसिलेशन देखा जो हम लोग को मिल रहा है ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट केस, दैट इज केस 5, ठीक है। केस 5 में क्या है, जीटा इज इक्वल टू -1 और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं निगेटिव क्रिटिकल डैम्ड। देखो जीटा इज इक्वल टू 1 वो क्या था, क्रिटिकल डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है। और यहाँ पे जीटा इज इक्वल टू -1 क्या है, निगेटिव क्रिटिकल डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है। देखो ये जो अभी हम लोग केस 5, 6, 7 तीन केस अभी हम लोग जो और देखेंगे ना, इन तीनों केस का प्रैक्टिकली कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है नहीं, ठीक है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा जीटा का जो वैल्यू निगेटिव हो जाए तो हम लोग को क्या क्या कंडीशन मिलता है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जीटा का वैल्यू अगर 0 है तो हम लोगों को क्या मिला, हम लोग को एक मार्जिनली स्टेबल सिस्टम मिला। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि जीटा का वैल्यू अगर मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, फिर चाहे वो 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो या उसका वैल्यू 0 से 1 पे लाई करे, तो हम लोग को एक स्टेबल सिस्टम मिल रहा था। अब हम लोग देखेंगे कि अगर मेरा जीटा का वैल्यू निगेटिव है तो उस केस में हम लोग को क्या मिलता है। तो उसमें हम लोग का सबसे पहला कंडीशन है जीटा का वैल्यू -1 और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं निगेटिव क्रिटिकल डैम्ड ऑसिलेशन। तो देखो इस केस में हम लोग को क्या मिलेगा, इस केस में भी हम लोग को रिपीटेड रूट्स मिल रहा है। देखो इस केस में भी हम लोग को रिपीटेड रूट्स मिल रहा है, लेकिन इस बार जो रिपीटेड रूट्स है दैट इज लाइन ऑन
राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, और ज्यों क्यों मेरा क्लोज लूप पोल्स मेरा राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में लाई कर रहा है, इसलिए मेरा सिस्टम अनस्टेबल है। देखो जब मेरा जीटा इक्वल टू 1 था तो उस केस में भी हम लोग को रिपीटेड रूट्स मिल रहे थे, लेकिन उस केस में हम लोग को रिपीटेड रूट्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन पे मिल रहा था। लेकिन जब मेरा जीटा का वैल्यू -1 है तो हम लोग को रिपीटेड रूट्स मिल रहा है ऑन RHS ऑफ एस प्लेन, सो माई सिस्टम इज अनस्टेबल। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट कंडीशन में, नेक्स्ट केस में आते हैं। इस केस में है मेरा जो जीटा है इट इज़ लाइन बिटवीन -1 से 0। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं निगेटिव अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो देखो निगेटिव अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में क्या है, हम लोग को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स मिल रहा है, लेकिन हम लोग के जो रूट्स है वो RHS ऑफ एस प्लेन पे लाई कर रहा है, इसलिए मेरा सिस्टम अनस्टेबल है। जब हम लोग जीटा का वैल्यू देखे थे बिटवीन 0 से 1, दैट इज अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में हम लोग को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स मिल रहा था, लेकिन वो LHS ऑफ एस प्लेन पे मिल रहा है। और निगेटिव अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में हम लोग के जो रूट्स है वो RHS ऑफ एस प्लेन पे लाई कर रहा है, इसलिए ये अनस्टेबल है। नाउ कमिंग टू द लास्ट केस, दैट इज केस 7। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, जीटा इज लेस देन -1। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं निगेटिव ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इस केस में भी हम लोग को अनइक्वल रियल रूट्स मिल रहा है, लेकिन इस बार हम लोग को अनइक्वल रियल रूट्स RHS ऑफ एस प्लेन पे मिल रहा है, इसलिए मेरा सिस्टम अनस्टेबल है। तो देखो अब फाइनली अगर हम लोग कंक्लूड करें तो देखो ये हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। यहाँ पे क्या है, अगर मेरा जीटा का वैल्यू 0 है तो मेरा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। अगर मेरा जीटा का वैल्यू पॉजिटिव है तो मेरा सिस्टम स्टेबल होगा। अगर मेरा जीटा का वैल्यू नेगेटिव है तो मेरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। और देखो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो ये जो मेरा केस है, ये जो मेरा केस है, इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डैम्पिंग, और ये जो मेरा केस है इसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव डैम्पिंग। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब चलो, तो अभी तक हम लोगों ने जो 7 केसेस देखा था, जिसमें हम लोगों ने जीटा इज इक्वल टू 0 का केस देखा, जीटा पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव डैम्पिंग का केस देखा, जीटा नेगेटिव दैट इज नेगेटिव डैम्पिंग का केस देखा। अगर इन सारे केसेस को एक सिंगल ग्राफ में हम लोग को विजुअलाइज करना है तो देखो ये हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, आपको फिलहाल तो आपको यहाँ पे बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस दिख रहे होंगे और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो चलो इसको हम लोग एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, जिससे आपको ये क्लैरिटी मिल जाए और फिर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इस ग्राफ को आप अपने माइंड में सेट कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग जीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो हम लोग का केस था जीटा इज इक्वल टू 0, उसको हम लोग अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कह रहे थे, जिसमें हम लोग के क्लोज लूप पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा था और हम लोग का सिस्टम मार्जिनली स्टेबल था। तो देखो ये जो मेरे पोल है दिस वन, यहाँ पे जीटा का वैल्यू 0 होगा। ये जो पोल है दिस वन, यहाँ पे मेरा जीटा का वैल्यू 0 होगा एंड दिस बोथ पोल्स आर लाइन ऑन द इमेजिनरी एक्सिस एंड बिकॉज ऑफ दिस माय सिस्टम विल बी मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने जीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग बात करते हैं जीटा इज इक्वल टू 1 दैट इज क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो हम लोगों ने ये देखो डिस्कस किया था कि जीटा इज इक्वल टू 1 में हम लोगों को रिपीटेड रूट्स मिलेंगे ऑन LHS ऑफ एस प्लेन और यहाँ पे मेरा सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जीटा इज इक्वल टू -1 दैट इज नेगेटिव क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन। इस केस में हम लोगों ने बात किया था कि हम लोगों को रिपीटेड रूट्स मिलेंगे ऑन RHS ऑफ एस प्लेन और सिस्टम मेरा हो जाएगा अनस्टेबल।
अब हम लोग बात करते हैं फॉर जीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, दैट इज अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन। अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए हम लोगों ने बात किया था कि मेरे जो क्लोज लूप पोल्स है वो हम लोग को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स मिलेंगे। देखो एक ये और ये मेरे LHS ऑफ एस प्लेन पे लाई करेगा और सिस्टम होगा मेरा स्टेबल। इसी तरह अब हम लोग बात करते हैं फॉर जीटा ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, इट मीन्स अब हम लोग बात कर रहे हैं निगेटिव अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन। उस केस में भी हम लोग को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स मिलेंगे, लेकिन ये रूट्स मेरे RHS ऑफ एस प्लेन पे लाई करेगा और सिस्टम हो जाएगा मेरा अनस्टेबल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फॉर जीटा ग्रेटर देन 1, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन। ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन में हम लोगों को देखो, हम लोगों ने बात किया था कि मेरे क्लोज लूप पोल्स अनइक्वल होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो देखो एक पोल तो यहाँ हो गया, ठीक है, देखो दूसरा पोल आपको समवेयर यहाँ पे मिलेगा, लेकिन उसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ डोमिनेंट पोल लेके चल रहे हैं फॉर ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, तो ये हम लोग का इस केस में हम लोग का सिस्टम स्टेबल होगा क्योंकि पोल मेरे LHS ऑफ एस प्लेन पे लाई कर रहा है। इसलिए इसी के तरह फॉर अब हम लोग नेक्स्ट केस लेते हैं जीटा ग्रेटर देन -1, दैट इज निगेटिव ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन। इस केस में भी हम लोग को अनइक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, एक यहाँ मिलेंगे, एक यहाँ मिलेंगे। इसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं किए क्योंकि हम लोग सिर्फ डोमिनेंट पोल्स लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने कंक्लूड किया था कि मेरे पोल्स RHS ऑफ एस प्लेन पे लाई करेगा और सिस्टम हो जाएगा मेरा अनस्टेबल। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको लेके आपको कंप्लीट क्लैरिटी हो गया होगा। और सिंगल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग मार्जिनली स्टेबल कंडीशन, स्टेबल कंडीशन एंड अनस्टेबल कंडीशन विथ रेस्पेक्ट टू जीटा वैल्यू एज वेल एज पॉजिटिव डैम्पिंग एंड निगेटिव डैम्पिंग, ये सारे कुछ हम लोग समझ गए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, टू सेलेक्ट द करेक्ट टाइम कांस्टेंट ऑर्डर। इट मीन्स कि अगर आपके पास एक ओवर डैम्प्ड सिस्टम है, क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम है एंड अनडैम्प्ड सिस्टम है, तो इन सब में मेरा टाइम कांस्टेंट किसका ज़्यादा होगा और मेरा टाइम कांस्टेंट किसका कम होगा। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। तो देखो, अगर हम लोग अपने इस वाले ग्राफ को रेफर करें तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग अब सिर्फ पॉजिटिव डैम्पिंग ले रहे हैं, नेगेटिव डैम्पिंग को हम लोग हटा दिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि मेरे जो ये जो मेरे रूट्स है जो मेरे इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, इट इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग टू अनडैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अनडैम्प्ड के लिए हम लोग का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि किस सिस्टम का सबसे ज़्यादा टाइम कांस्टेंट है, तो ये तो कंक्लूड हो गया कि अनडैम्प्ड का सबसे ज़्यादा टाइम कांस्टेंट है। और अगर हम लोग अपने ऑप्शंस को देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि सभी में यही बताया जा रहा है कि मेरा अनडैम्प्ड का सबसे ज़्यादा टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बाकी सबका। ये UD हो गया अंडर डैम्प्ड, CD हो गया क्रिटिकल डैम्प्ड और OD हो गया ओवर डैम्प्ड। ठीक है, अब देखो ये जो मेरा रूट है ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है टू ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, अब देखो अब देखो ये वाला जो दो रूट है ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है टू अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन, और ये जो मेरे रूट्स है ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है टू क्रिटिकल डैम्प्ड ऑसिलेशन। टाइम कांस्टेंट के केस में हम लोगों ने देखा भी था कि जो रूट मेरा ओरिजिन के पास होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा विथ रेस्पेक्ट टू द रूट विच इज़ फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे कि मान लो कि अगर हम लोग इस वाले रूट को और इस वाले रूट को कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ टाइम कांस्टेंट, तो मान लो इस वाले रूट से जो हम लोग को टाइम कांस्टेंट मिलेगा, इस वाले रूट से जो हम लोग को टाइम कांस्टेंट मिलेगा वो हमेशा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द टाइम कांस्टेंट विच वी आर गेटिंग थ्रू दिस रूट। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग का जो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला है वो है रेसिप्रोकल ऑफ रियल पार्ट ऑफ रूट, रेसिप्रोकल ऑफ रियल पार्ट ऑफ
रियल पार्ट ऑफ रूट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रियल पार्ट ऑफ रूट, ठीक है। इट मीन्स कि जो रूट मेरा ओरिजिन के पास होगा उसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वो रूट जो मेरे ओरिजिन के दूर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ओवर डैम्प्ड के वजह से जो हम लोग को टाइम कांस्टेंट मिलेगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू टाइम कांस्टेंट ऑफ अंडर डैम्प्ड, ठीक है। और अंडर डैम्प्ड के वजह से जो हम लोग को टाइम कांस्टेंट मिलेगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू क्रिटिकल डैम्प्ड। इट मीन्स कि यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं, देखो ये वाला मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा जो बता रहा है कि मेरा क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम का टाइम कांस्टेंट सबसे कम होता है। उसके बाद हम लोगों का अंडर डैम्प्ड सिस्टम का टाइम कांस्टेंट होता है। उसके बाद हम लोगों का ओवर डैम्प्ड सिस्टम का टाइम कांस्टेंट होता है और अनडैम्प्ड सिस्टम का टाइम कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट डिस्कशन, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो देखो ये हम लोगों ने एक ग्राफ बना लिया है। ये जो रूट्स है ये हम लोगों के अनडैम्प्ड सिस्टम्स के रूट्स है जो मेरे इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। ये जो रूट्स है ये मेरे क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम के रूट है। और जो मेरे रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, ये जो मेरे रूट्स है ये मेरे अंडर डैम्प्ड सिस्टम के रूट्स है जो हम लोग को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग का एक सेमी सर्कल है, ठीक है। इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा? देखो इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो हम लोग को ओमेगा एन मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। अब देखो क्या करते हैं, अब देखो अगर हम लोग ओरिजिन से यहाँ एक लाइन खींचे तो क्या ये भी मेरा रेडियस ऑफ सेमी सर्कल होगा? ये भी मेरा रेडियस ऑफ सेमी सर्कल होगा? अब बिल्कुल होगा। तो अब आप ये बताओ कि इसका वैल्यू कितना होगा? तो देखो ये जो मेरा रेडियस ऑफ सेमी सर्कल था, ये रेडियस हम लोग को मिल रहा था ओमेगा एन। तो ये भी अगर मेरा रेडियस ऑफ सेमी सर्कल है तो ये भी हम लोग को मिलेगा ओमेगा एन, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है, अगर आपको इस रेडियस को कैलकुलेट करना है तो दूसरा तरीका तो आपका ये है कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। किस तरह से लगाओगे? देखो ये जो मेरा परपेंडिकुलर है ये क्या हो जाएगा? ओमेगा डी। ओमेगा डी क्या होता है? ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। ये जो बेस है ये क्या हो जा रहा है? जीटा ओमेगा एन, ठीक है। तो इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये जो आपको हाइपोटेनस मिलेगा विच इज़ रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ये आपको ओमेगा एन मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो देखो ये जो हम लोग को एंगल मिलेगा ना थीटा, इस थीटा को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। इस थीटा को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो देखो मेरा जो थीटा है दिस इज माय एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। अब चलो हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स लिखते हैं, ठीक है। देखो थीटा इज माय एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब मान लो हम लोग को कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। देखो बेस कितना है? जीटा ओमेगा एन। हाइपोटेनस कितना है? ओमेगा एन। तो हम लोग को मिल जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू जीटा। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर हम लोग इसको साइन के फॉर्म में देखना चाहें तो देखो साइन थीटा कितना हो जाता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो देखो परपेंडिकुलर कितना है? ओमेगा डी। हाइपोटेनस कितना है? ओमेगा एन। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग टैन थीटा निकालें तो टैन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये हम लोग को मिल जाएगा रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर बाई जीटा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स था जो हम लोग को एक रिलेशनशिप दे रहा था बिटवीन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड माई डैम्पिंग रेशियो, ठीक है।
अगर हम लोग यहाँ से बात करें कि मेरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है, तो देखो ये आपका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। अब देखो इस रिजल्ट को अगर हम लोग फर्दर एनालाइज करें तो देखो हम लोग को क्या मिलेगा। देखो जीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे ना तो जीटा का वैल्यू घटेगा। अगर हम लोग यहाँ पे थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे तो यहाँ से हम लोग का जीटा का वैल्यू घटेगा। तो यहाँ से हम लोग के पास एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है, डैट माई डैम्पिंग रेशियो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। माई डैम्पिंग रेशियो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, एक छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कि इस टॉपिक से किस तरह से हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे आपको कह रहा है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of a second order closed loop system is given as theta is equal to 30 डिग्री और आपको कह रहा है फाइंड डैम्पिंग रेशियो ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। अभी हम लोगों ने देखा ही था दैट माई जीटा इज इक्वल टू cos 30। तो यहाँ पे मेरा जीटा आ जाएगा, जीटा विल बी इक्वल टू cos 30 डिग्री एंड इट इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड डैम्पिंग रेशियो के बीच में रिलेशनशिप पता है तो इस तरह के क्वेश्चन आप कितने इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू।